समझ लीजिए, क्रैश कोर्स जो आपका है उसमें इंग्लिश को हम रिविजन करवाएंगे और हिंदी को एज अ पोस्ट बैच करेंगे। पोस्ट बैच मतलब टॉपिक वगैरह बताएंगे, समझाएंगे। आज तो इंग्लिश बताएंगे नहीं क्योंकि कोई टॉपिक ये नहीं है। तो कल जो होगा आपका इंग्लिश में लेसन 1 रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ध्यान दे रहे हैं हम भी, कुछ लोग जो हैं बाहर से आए हैं, बाहर से मतलब दूसरे जगह से, कुछ हमारे लड़के भी नहीं हैं। तो सबका अपना विचारधारा है, क्रैश कोर्स जरूरी है कि नहीं है। शुरू में ही हम बता दिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पे चाहे लाइब्रेरी में बैठ के 4-5 घंटा, सब कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कम समय में वही चीज़ आपका रिवाइज हो जा रहा है। तो क्रैश कोर्स आपका नहीं है। कल हम लोग इंग्लिश का बात करेंगे, आज इंग्लिश का बात करेंगे ही नहीं। और कल जब इंग्लिश का बात करेंगे तो हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो घर पे जाइएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जहाँ जो पढ़ा है नोट्स होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं होगा, समरी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी होगा पढ़ के समझ के बनाइए। इंग्लिश के लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए आज हम बात करेंगे हिंदी का, जो कि खास करके मेरे बच्चों का नौकरी से संबंध था कि हिंदी बता दिया जाए। और हम कहते आ रहे थे कि ना नवंबर में बताएंगे, हमें तो आ ही गए हैं नवंबर। हिंदी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादातर अब हिंदी का ही बात होगा, इंग्लिश का ही कम बात होने रहेगा। हिंदी का बात किया जाए 100 मार्क्स, कुछ लोगों का सेंटअप एग्जाम हो गया कि सबका नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ होगा, जो स्कूल से हैं शायद उन लोगों का हो गया है। हालांकि डेट तो अनाउंस है 23 तारीख को होगा, 23 तारीख को होगा। तो 23 तारीख को जो हिंदी का एग्जाम होगा उसमें आप देखिएगा ऐसे कि ऑब्जेक्टिव आपका 100 आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और 100 में से आपको आंसर देना है 50। इसमें भी 60 आपका ग्रामर से आएगा और 40 बुक से आएगा। इसको आप कहिए व्याकरण है और इसको कहिए आप किताब या पुस्तक जो समझते हैं, हालांकि आप बुक भी समझ सकते हैं, किताब से आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। बार बार हम कहते हैं कि 40 और ये 60 का जो रेशियो है, जरूरी नहीं है कि हमको ग्रामर भी बनाना ही है और किताब भी बनाना है, आपको बस 50 से मतलब है। आपको लगता है कि मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आप 40 इसी में से बना दीजिए, किताब में से 10 से जाइए। जब सब आपको समझ में आ रहा है किताब वाला तो सब बना दीजिए, 10 से उधर से जाइए, 50 ही चाहिए। कभी कभी होता क्या है, अच्छा तैयारी रहता है, तो ये सबके लिए बता रहे हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री का बात हो रहा है, फिजिक्स का बात हो रहा है, सबका बात हो रहा है, ऑब्जेक्टिव डबल होता है। डबल होता है मतलब 35 चाहिए तो 70 होता है। और आपको आता है कितना, 70 से मतलब 35 से बेसी आ जाता है किसी किसी को, जो बेसी आता है उसका बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को 45 हुआ रहा है, जिसमें 5 गो डाउट वाला भी है। ये तो पता है कि कौन कौन डाउट वाला हो जाता है, ये ना सही वाला पक्का हो, तो डाउट वाला रंग देता है, जिसमें कंफर्म है उसको छोड़ देता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, जो डाउट है उसको अलग कीजिए। बात मेरा समझ में आ रहा है? आपके पास एक मान लीजिए 6ठा क्वेश्चन है, उस डाउट में है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसी को आप रंग दिए पूरा। और 9वां क्वेश्चन कंफर्म था कि सी ही होगा और सी वाले को छोड़ दिए। या 50 को पूरा हो गया तो उसको छोड़ना पड़ा, या 35 को पूरा हो गया तो छोड़ना पड़ा। ये सबसे ज़्यादा मूर्खता होता है, ये मूर्खता आपको नहीं करना है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप एक बार ही चेक कीजिएगा, 50 क्वेश्चन में आपको चाहिए 100 आपके पास है। जिनका ज़्यादा हो जाता है वो रीचेक करेंगे, हमको कौन लगाना है। और जिनका कम होता है उनका तो बात अभी थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम। अब इनका 50 से भी कम जा रहा है, जिसका 40 को आ रहा है, तो वो तो लॉटरी लगाएंगे नहीं, तो कोई बात नहीं है, लॉटरी लगाना पड़ेगा या अगल बगल देखना पड़ेगा किसका का आंसर जा रहा है। तो उनका थोड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि 100 में 50 आपका नहीं बन रहा है तो आप पढ़े नहीं थे, ये बात को आप मान लीजिए कि 100 में 50 आपका नहीं बन रहा है मतलब पढ़ नहीं रहे थे, आप बस रील्स देख रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे कि एग्जाम हमारे बहुत नजदीक बा, कपार को लोड हो गई बा। लोड लिए नहीं थे, बता रहे थे कि हाँ लोड हो गई बा, दुनिया को बताना भी होता है ना, तो बता रहे थे आप। पढ़ेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें
ग्रामर सेक्शन होगा आपका। आइए, ये रेशियो रहेगा लिखने के लिए। और अभी आपको बता रहे हैं और करीब करीब में हर दिन बताएंगे। लिखने के लिए जो होता है उसको बस याद नहीं कर लेना है। मतलब कि आपको बोल जाएगा पत्र लिखिए, पत्र समझ गए, याद कर लिया, कॉपी पे लिखिए नहीं रहे, एक के दिन परीक्षा के दिन लिखेंगे तो आपसे बहुत दिक्कत होगा। उसको प्रैक्टिस करते रहना है, लिखते रहना है। मतलब लिखने के लिए बोले तो हाँ 2 गो लिखें, आज लिखें, बिना कि कल लिखें, एक बार संडे को लिखें, लेकिन लिखते रहेंगे हम, उसको लय में रखेंगे। लिखेंगे नहीं तो नहीं होगा। आपको सबने बोल दिया कि याद कर लीजिएगा, याद कर लिया, किसी को खड़ा होकर सुना भी दे रहे हैं या घर में अपने मित्र को सुना दे रहे हैं, लेकिन उसको कॉपी पे नहीं लिखे हैं तो एग्जाम के दिन लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगा। आप देखिएगा पहलका बार आपको लिखने में समस्या आएगा नहीं आएगा, हर हाल में आएगा। दूसरका बार, तीसरका बार, पांचवा बार आते आते आपको फ्लो आ जाएगा, आप सही सही लिखने लगेगा। तो प्रैक्टिस करना है, मन में नहीं बैठा लेना कि हो गई बात, उसको करके देखना है कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात इसमें भी होगा। ग्रामर में क्या आएगा तो निबंध आएगा, बच्चा बच्चा जानता है निबंध। चाची पे आएगा तो वो प्रदूषण पे मान लीजिए आ गया, तो कौन नहीं जानता है प्रदूषण के बारे में। गांव का मेला पे आता है, इतना हल्का हल्का आता है। गांव का मेला कौन नहीं जाता है। आपका क्या प्रिय पुस्तक पे आता है, प्रिय पुस्तक कहीं नहीं जाना, लेकिन लिखता नहीं है। समस्या है कि लिखता वो नहीं है, वही दिन लिखना सोचेगा, परीक्षा के दिन हमें लिखा ही के बाद वहाँ से दिक्कत होता है। आपको प्रैक्टिस करना है। निबंध कैसे लिखा जाएगा, पैटर्न बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे, उस फॉर्मेट पे आपको निबंध लिखते रहना है। अगर 81 पे लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छा भरा पड़ा है। क्वेश्चन बैंक निकालिए, 2022 वाला निकालिए, 100 गो क्वेश्चन होगा, 100 पे लिखिए। 23 वाला निकालिए, 24 वाला निकालिए, पीछे जाइए 17 वाला निकालिए। क्वेश्चन तो इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप बस लिख नहीं रहे हैं। तो आपको लिखना है। यहाँ से एक बात सीख लीजिए कि आपको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना है, केवल रट के नहीं कि हाँ मेरा हो गया वाला काम नहीं करना है। इसके बाद एक पत्र आएगा, फिर वही बात, पत्र भी आपको लिखते रहना है। और एक संक्षेपण कहलाता है, क्या है सब हम बताएंगे बारी बारी से। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। फोर्स करने के लिए बच्चे नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। निबंध 8 नंबर का आएगा, 6 ऑप्शन रहेगा, 6 में से आपको एक ही लिखना है, 6 में से एक लिखना है। पत्र 2 रहेगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल समझते हैं लोग, औपचारिक अनौपचारिक हिंदी में बोलना है। ठीक। अगर मान लीजिए अपने मित्र के पास लिखना है तो क्या कहलाएगा, मित्र के पास पत्र आएगा तो औपचारिक कहलाएगा आपका। इन फॉर्मल है, ये अनौपचारिक है, कहलाएगा अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो ये किसमें जाएगा, इन फॉर्मल में जाएगा, अनौपचारिक में जाएगा। और कहा जाएगा कि मेयर साहब के पास पत्र लिखिए, पूरा मोहल्ला में प्रदूषण हो गया है, तो ये फॉर्मल में चला जाएगा, मतलब औपचारिक में चला जाएगा। तो 2 तरह का रहेगा, दोनों में से दोनों रहेगा, कोई एक पे आपको लिखना रहेगा। मतलब 2 करता है, अथवा करके लिखा रहता है, एक ये और अथवा ये, और दोनों आपको लिखने के लिए सिखाया जाएगा। फॉर्मल कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं। इसके बाद संक्षेपण हुआ, ये सब बात बताया जाएगा। बुक में आते हैं, बात मत कीजिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 5 को रहेगा, 2-2 नंबर का, 10 में से 5 लिखना होगा, सीधे डबल रहता है, डबल रहता है, उसी में से आपको लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इसको आपको 3 लिखना है, 5-5 नंबर का, 2-2 नंबर का था, 5 लिखना था, 5-5 नंबर का है, 3 लिखना है, ये 15 नंबर हुआ। एक और चीज आता है, क्या आता है कोई जानता है, मतलब हमें बता रहे हैं पहली बार आपको, ध्यान से सुनिए लोग सब। एक और चीज आता है सप्रसंग व्याख्या।
सप्रसन व्याख्या। और ये आपको 2 लिखना है, 4 नंबर का रहेगा, 2 लिखना है और जुड़िएगा तो आपका 33 नंबर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, हिंदी का बात हो रहा है, हिंदी का बात किया जा रहा है। ये चीज जो है आपका हिंदी में कैसे कैसे क्या क्या पूछेगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर पूछेगा आपका। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव जो 50 नंबर का होगा उसको तोड़ दिया गया व्याकरण के सेक्शन में, ग्रामर के सेक्शन में और बुक के सेक्शन में। व्याकरण का बात किया जाए, निबंध, निबंध का एक दिन फॉर्मेट बताएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह से पद और संक्षेप पद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास का ये है, या एक क्लास में 2 भी हम बता सकते हैं। बुक में आते हैं, आपको लघुस्तरीय प्रश्न के लिए तैयार रहना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए और सप्रसन व्याख्या। ये सब क्या है, जब पाठ पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कोई एक पाठ है, पाठ से क्वेश्चन शॉर्ट वाला लघुस्तरीय और लॉन्ग वाला दीर्घ, समझ रहे हैं। सप्रसन व्याख्या कहने का मतलब बीच में से कोई लाइन दे देगा। एक पाठ है, एक बालिका इधर देखो, बीच में से कोई लाइन है, उस लाइन को उठा देगा और वही लाइन आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस पाठ का है, इस लाइन के माध्यम से कवि हैं जो या लेखक हैं क्या कहना चाहते हैं। इसी को कहेंगे हम सप्रसन व्याख्या। और इस सब को करने के लिए हमको क्या करना है, तो पाठ पढ़ना है। पाठ जो पढ़िएगा, कहानी हो या कविता हो, उससे बेनिफिट होगा इसमें ऑब्जेक्टिव में। दूसरा बेनिफिट होगा इन तीनों चीज़ों में। तो जो भी पाठ पढ़िएगा, जो भी पाठ आपको समझाया जाएगा, उसका बेनिफिट आपको इधर ही मिलेगा, सप्रसन व्याख्या। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में कहानी की तरह समझ लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा क्या समझने में, इसको ऑब्जेक्टिव वाले में। तो बुक के अंदर का थोड़ा हम बात करेंगे। बुक के अंदर हम आते हैं तो बुक के अंदर 3 सेक्शन है। एक आपका प्रोज, बढ़िया से समझते हैं, प्रोज को आप कह सकते हैं गद्य खंड। फिर एक पोएट्री सेक्शन आता है, पद या काव्य बोला जाता है। कुछ लोग इसी में बात कर रहे हैं क्या, शांति से पढ़िए, नहीं समझ में आया तो करिए, फिर से समझाएंगे, बात मत कीजिए। एक और खंड है जी, उसका नाम जानते हैं, प्रतिपूर्ति। इसको नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा था कि 2023 तक इसे क्वेश्चन नहीं डालता था, 24 में 8-10 नंबर का इसी से पूछ दिया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये कुछ है नहीं, इसमें मात्र 3 चैप्टर है, 3 पार्ट पढ़ना है, 3 पार्ट आदमी छोड़ देता था। जैसे इंग्लिश वाले में देखिएगा, प्रोज है, पोएट्री है, उसके बाद एक और सेक्शन है, लिखा है किताब में, रीड थिंक एंड जॉय, ऐसा करके उसको आदमी छोड़ देता है, क्योंकि आज तक कभी पूछा ही नहीं है। अगर पूछने लगे तो हमको भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो हिंदी वाला में यही काम किया है, पिछले साल से प्रतिपूर्ति से भी क्वेश्चन देने लगा है। प्रतिपूर्ति में मात्र 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर को हमको देखना है। उसके बाद कहानी में जाना है, कविता में जाना है, हिंदी पढ़ने का यही तरीका होगा। इसके अलावा व्याकरण भी हम पढ़ेंगे। व्याकरण में जो टॉपिक ज़्यादा आता है, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, मुहावरा हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, इन सब टॉपिक्स को देखना है। तो कुछ टॉपिक समझ लिए अभी आप। बुक के अंदर का अगर बात किया जाए तो प्रोज, पोएट्री और प्रतिपूर्ति, इसी को लेके चलेंगे आज कि आपके ज़्यादा ध्यान पर रहे प्रतिपूर्ति क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा व्याकरण जब आएंगे तो व्याकरण में कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जैसे कि संधि, समास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको दिमाग में आता है कि संधि समास नहीं पढ़ ले तो ग्रामर नहीं पढ़ ले, और उल्टा इसका कि संधि समास पढ़ लिया तो ग्रामर खत्म हो गया। तो दूसरे को पढ़ा के खत्म किया जाए जल्दी से पढ़िए। और है आपके पास उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। टॉपिक का कमी नहीं है ग्रामर में। ग्रामर में अगर टॉपिक गिनवाने लगे तो 10 से प्लस है, 10-12 टॉपिक है, लेकिन सबके दिमाग में रहता है 2 गो, संधि और समास। तो हम लोग इसको भी लेंगे, शुरुआत इन्हीं से करेंगे, या तो संधि से या तो समास से, जब ग्रामर का शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग बुक लेंगे और बुक में भी इसको लेंगे, प्रतिपूर्ति को। एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं हम लोग सारा चीज़।
देखिए सबसे पहले आपको यही बताया गया, आज के लिए नहीं कल के लिए तैयार रहिएगा। कल आप लोग इंग्लिश में लेसन 1 रिवाइज करके आइएगा, घर पे पढ़ के आइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जहाँ भी पढ़े हैं, जो भी आपके पास नोट्स है, एक बार पढ़ के आइएगा। उसके बाद बात किया जा रहा है आपसे कि हिंदी में क्या आता है, कैसे आता है। हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो व्याकरण से 17 नंबर आता है और बुक से 33 नंबर आता है, जो आपके सामने है, बता चुके हम क्या क्या आता है। इसके अलावा बात किया जाए बुक में आपका, तो बुक में आप ध्यान दीजिएगा, एक गद्य खंड है, दोनों में 13-13 पार्ट है। गद्य खंड में भी आपको टोटल चैप्टर का संख्या 13 है और पद खंड में भी, जिसको काव्य खंड कहते हैं, चैप्टर का संख्या 13 है। 13 मतलब ही ना कि सब 13 बताइए, जो काम का है वही बताया जाएगा। 13 में मान के चलिए 7 या 8 चैप्टर आपको बताया जाएगा, लेकिन 13 पढ़ाने के बाद 13 पढ़ा भी देंगे तो आप 13 पढ़ नहीं पाइएगा। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा राइज करता है, वही सब बताया जाएगा। इसके अलावा प्रतिपूर्ति है, जिसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले अगर किताब का बात किया जाए तो प्रतिपूर्ति हम समाप्त करेंगे, उसके बाद व्याकरण में जाएंगे। तो हम आते हैं प्रतिपूर्ति में, थोड़ा बहुत प्रतिपूर्ति आपका होगा, समझने का काम है, लिखने का भी कोई काम नहीं है। हाँ, जितने लोग हैं, जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए, एडमिशन ले लेंगे। उनका मोबाइल नंबर हमको चाहिए जिसमें व्हाट्सएप हो, इसलिए क्योंकि ये PDF वगैरह ये जो भी बन रहा है सारा उस पर प्रतिदिन भेज दिया जाएगा। मतलब कम लिखिएगा, सब पर भी काम चल जाएगा। अब ये जो भी है आपका यहाँ पढ़ाने का यही एक बेनिफिट है मेरे ख्याल से, कि इसको हम सेंड कर देंगे आपको, आप रिवाइज करते रहिएगा या फिर तेज़ी से पढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। नहीं तो मेरा भी क्लास ठीक है ठाक था, ज़्यादा खराब नहीं था। तो यहाँ का यही एक बेनिफिट है कि आपको हम डायरेक्ट सेंड कर देंगे। तो अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप वाला, जिससे सेंड हो जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा फिर आपको। नंबर तभी लिया जाएगा जब पैसा जमा रहेगा, दो तरफ से लिंक है बात। अब समझिए आप कैसे कैसे क्या होगा। देखिए ये आपका चैप्टर है प्रतिपूर्ति। जब हिंदी आप निकालिएगा, हिंदी बोलिए, हम नहीं रिवाइज करवाइए। शुरू में हम बोलें, जैसे टॉपिक बोलेंगे टाइम एंड टेंस आप रिवाइज कीजिए, पढ़ के आइए घर से, उसके क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन के दौरान रिवाइज हो जाता है। जैसे एक बात और समझ लीजिए, कुछ लोगों के मन में दिमाग में डाउट जो होगा उसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा। अब हम मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेंस का ही लिख रहे हैं, और 4 ऑप्शन में आप एक सही करिएगा ही कीजिए। कल मान लीजिए यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप, जैसे इसमें हम बताएंगे कि टीट होगा, तो रीजन तो देंगे ना क्यों टीट होगा, तो उससे आप पढ़ भी सकते हैं। कहने का मतलब हम पढ़ा नहीं रहे, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका रिपीट हो जाएगा, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा सा शार्प माइंड रखिएगा तब। अब पूरा कुछ लोग होते हैं जो धरती पे बोझे हैं, उनके लिए शायद नहीं है। जैसे कि हम ये पढ़ाएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे इससे रिलेटेड बात, कि अगर कहीं पे यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए या अगो आ जाए, तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है? वर्ब का दूसरा रूप, पास्ट इंडेफिनिट में हम जाते हैं। तो इस तरह से जब हम डीड पे जाएंगे तो आपका रिवाइज होगा, आप समझिएगा भी, एक रूल भी ये बन जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना कैच कर रहे हैं, कैच करने की क्षमता आप में है कि नहीं है, ये आपके ऊपर है। हम उसको एक तरह से मान के चलिए पढ़ा ही देंगे। मान लीजिए चैप्टर वाला कोई क्वेश्चन है, तो जब बताएंगे तो उसके अगल बगल का बात तो बताएंगे ही ना, तो उससे आपका कैच हो सकता है। स्पेशली हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, या फिर हम पढ़ा हैं, एक साल से पढ़ाए रहे हैं, ये भी लॉजिक है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे डिटेल्स में, लेकिन रिवाइज होगा तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ग्रामर हो या बुक का चैप्टर हो, इंग्लिश का बात किया जाए, रिवीजन होगा, रिवीजन आपको फ़ायदा देगा, बिल्कुल फ़ायदा देगा, ये कि नहीं देगा, अगर रेगुलर रहिएगा फ़ायदा देगा। तो यही बात आपको बता रहा था। आते हैं वापस इस पे। ये एक चैप्टर है जिसका दर्शन कोई नहीं किया हुआ, कुछ लोग पढ़ा है। सबसे पहला बात, लेखक का नाम याद कर लीजिए। हमेशा ये बात बोलते हैं हम, लेखक का नाम याद होना चाहिए। ये प्रतिपूर्ति है, हिंदी में ना गद है ना पद है,
ये एक दूसरा चीज भी है, प्रतिपूर्ति। ये कौन सा टॉपिक आपका? तो हिंदी का प्रतिपूर्ति है। टोटल 3 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट आपको आज बताया जा रहा है, जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। पाठ का नाम है रस्सी का टुकड़ा और लेखक हैं गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा। कल जब पूछे तो आपके अंदर से आवाज आना चाहिए कि रस्सी के टुकड़ा के लेखक कौन है? गाइडी मोपासा है। क्लियर है ये बात? गाइडी मोपासा का अगर जन्म पूछे तो 1805 में और मृत्यु पूछे तो 93 में। ये बात कल भी याद होना चाहिए, या न दिखे तब पर भी याद होना चाहिए। ये सामने से दिख रहा है। गाइडी मोपासा 1850 से 1893। रस्सी का टुकड़ा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले लेखक के बारे में जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के बारे में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए। मोपासा फ्रांस के थे। ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई डाक नहीं, आप भी समझ रहे हैं। मोपासा कहाँ के निवासी थे? और आराम से पूछेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, फ्रांस आपका सही आंसर है। मोपासा फ्रांस के निवासी थे। 70 से 90 के बीच में उनकी लगभग 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। मतलब 20 साल में इन्होंने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। 20 साल के अंदर 300 कहानी, ये शायद सेटअप एग्जाम में है क्वेश्चन, शायद है। 300 कहानी, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की पुस्तक। मतलब मान लीजिए पूछेगा 1870 से 90 के बीच में 300 कहानियाँ प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम क्या था? फिर पहुंचेंगे हम गाइडी मोपासा। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। अपने लेखन में इन्होंने बुर्जुआ, बुर्जुआ समाज समझते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। बुर्जुआ समाज मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा पीछे जाते हैं। निम्न वर्ग सबसे नीचे वाले, उनको कोई मतलब नहीं है। मध्यम वर्ग बहुत बेकार वाला वर्ग, जिसको आप समझ सकते हैं, लेकिन सब सिलसिले में आ रहा है। और एक इलाइट वर्ग होते हैं। ऐसे समझिए, इलाइट वर्ग मतलब डीएम जो है या एसपी जो है, वो जिनके पुत्र यहाँ नहीं पढ़ते हैं, सिंपल समझिए। आप लोग अपने लेवल पे लीजिए, जो बाहर पढ़ता है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ता है, वो इलाइट वर्ग हो गया, सबसे ऊपर वाला, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग हम लोग, जिनको नेता लोग कहते हैं कि धर्म से भाग लेते हैं, पूरा देश खतरा में बा, हम लोग हिंदू बन जाए के बाद आप लोग बन भी जाते हैं, तो वो मध्यम वर्ग वाले हैं जितने लोग बनते हैं। और इलाइट के बाद निम्न वर्ग आता है, सबसे नीचे वाला, उसको कोई मतलब है, उसका बस पेट भर जाना चाहिए। तो जो कहिए कि हाँ भाषण देना है, क्या बोलते हैं, नारा लगाना है, खाना मिल जाएगा, चल देगा वो लोग को खाना से मतलब है, बस पेट भर जाना चाहिए, तो निम्न वर्ग होता है। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को आप कह सकते हैं बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? बुर्जुआ वर्ग का जितना भी मैटर है, मतलब इस कहानी में जो मिलेगा, मध्यम वर्ग का ही परिवार का रहन सहन मिलेगा। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही, ये कुछ खास चीज नहीं है। लेखक के बारे में जो आपको मिला, फिर से समझ लीजिए, जो अंडरलाइन किए हैं वही मेरे हिसाब से काम का है। रस्सी का टुकड़ा लेखक है गाइडी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा चैप्टर है, लेखक है गाइडी मोपासा। जन्म पूछेगा तो आपका क्या होगा जी? 1850। मृत्यु पूछेगा तो 1893। और 20 साल में 1870 से 90 के बीच में इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं, यात्रा पुस्तकें लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। मतलब इनकी बड़ी उपलब्धि है 70 से 90 के बीच में। और उनका कहानी जो होता है बुर्जुआ समाज पर आधारित रहता है। 3 बातें जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इससे जब भी पूछा जाएगा 3 ही बात आपके काम का होगा। कहानी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, और कहानी पे थोड़ा हम आ रहे हैं। गोदरबिल जाने वाली सड़कों पर किसान और उनकी पत्नियों का सैलाब का उमड़ा। मतलब उस पर किसान और उनकी पत्नियां जा रहे हैं, तो जगह का नाम याद कर लीजिए कि कहानी में कहाँ का बात किया गया है। गोदरबिल, गोदरबिल स्थान, गोदरबिल फ्रांस में होगा, फ्रांस में कल्पना कर सकते हैं आप, कंफर्म नहीं है। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे। सब कोई कहाँ जा रहे थे? उपनगर में। छोटा नगर जो होता है, जैसे आरा से छोटा चले जाइए, पीरो वगैरह हो गया। जब प्रखंड जो होता है वो होता है, उपनगर की ओर जा रहे थे, क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। आज साप्ताहिक हाट, देख
देखिएगा सप्ताह में 2 दिन कहीं लगता है, बाजार लगता है, कहीं 1 दिन लगता है, मंगल के मंगल रहेगा। तो साप्ताहिक हाट के दिन जा रहे थे, पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐठी हुई थी। पुरुष पे कुछ ज्यादा लोड होता है, मेहनत ज्यादा करते हैं, महिला कम है, यही बताया जा रहा है। पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ है, बायां कंधा कुछ उठा हुआ है और टांगे ऐठी हुई थी। खेतों पर कड़ी मेहनत से, रीजन बता दिया, खेतों पर कड़ी मेहनत से उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। काहे ऐसा है कि खेत में बहुत मेहनत किए थे, कड़ी मेहनत के कारण उनका ढांचा बिगड़ गया है। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर माड़ लगाया गया। माड़ समझते हैं जी? माड़ नहीं समझते, कोई बात नहीं। चावल जो है अब तो बनने लगा कुकर में, इसलिए माड़ वाला खर्चा खत्म हो गया। पहले देखिएगा तसला में बनता था, पानी गर्म किया जाता था और वो जो था उसी को माड़ कहते थे। तो कहा जा रहा है, देखिए यही है बुर्जुआ वर्ग, कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया है। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर माड़ लगाया जाता था, जो धूप पड़ने से चमक रही थी और वो चमक रहा था। इसके बाद आते हैं गन्ने और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीजें माड़ की वजह से ऐसी फूली हुई थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो। हर गुब्बारे से एक सिर, 2 बांह और 2 पैर निकले हुए थे। मतलब शर्ट जो था पूरा एयर से फैला हुआ था। पुराने जमाने में चले जाइएगा थोड़ा इतिहास में, शर्ट जो था उनका, शर्ट के अंदर एयर पूरा भरा हुआ है, शर्ट वाइट है, फैला हुआ है और शर्ट को गुब्बारा का नाम दिया गया है। और गुब्बारे के ऊपर एक सिर निकला हुआ है, जैसे कि हम लोग का सर हुआ, बाहें हैं, पैर है, मतलब शर्ट पूरा फैला हुआ है गुब्बारे के तरह। अभी तक बस ये जानिए कि गोदरविल जगह है, साप्ताहिक मेला में गांव के लोग जा रहे हैं। गोदरविल से साप्ताहिक मेला में लोग उपनगर की ओर जा रहे हैं। फिर आगे आते हैं, कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे हैं। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े, मतलब मेला में बेचने जा रहे हैं। और पीछे पीछे चल रही हैं उनकी बीबियां, डंडे से पशुओं को हाँक रही हैं। सिचुएशन या सीन अपने मन में आप ले सकते हैं, सिनेमा नाटक भी कर सकते हैं, ये अच्छा कहानी आपको लग रहा होगा। कह रहा है कि गाय या बछड़े लेके जा रहे हैं पुरुष, रस्सी से आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उनकी महिलाएं जो हैं डंडे से पशुओं को हाँक रही हैं। उनके हाथों में बड़ी टोकरियां थी। किनके हाथों में? ये मेल का फीमेल? फीमेल का बात हो रहा है। महिलाओं के हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी, जिनमें मुर्गे, मुर्गियां और बत्तख झाँक रहे थे। टोकरी में मुर्गा मुर्गी भी जा रहा है, सब जा रहा है बाजार में, गोदरविल में सब बेचा जाएगा। फिर आगे आते हैं, वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी और जीवंतता के साथ चल रहे थे। ये देखिए इस लाइन का रीजन कोई बताएगा? वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी और जीवंतता के साथ चल रही थी। क्या कि वो केवल घर में मेहनत कर रही थी, ऊपर मिला था कि किसान जो है खेत में कड़ी मेहनत करके बेचारा खा हो गया था। देखिए शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ, टांगे ऐसी, पूरा बेचारा क्या है, डाउन हो गया है। ये लोग जो है ज्यादा जीवंत होकर चल रही हैं। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई, उनके सिरों पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने टोपी लगा रखी थी। लुक बता रहा है अभी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें 2 पुरुष अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से गिर न पाए। मतलब वहाँ का वाहन बता रहा है, उस समय का वाहन जो था आप समझ गए हैं, घोड़ा गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ तक में आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं मिला है, सारी बातें हम लिखते भी चलेंगे, खाली कहानी पढ़ने से नहीं हो पाएगा। बातों की अगर तरफ हम जाते हैं तो आपको मिलने वाला है सबसे पहले तो रस्सी का टुकड़ा मिलेगा आपको, गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा कहाँ के थे जी? फ्रांस के थे। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। इनका जन्म और मृत्यु पूछे तो
यात्रा पुस्तक कितना था? बताइए, आपके दिमाग में जा रहा है 70 से 90 के बीच में। क्लियर है ये सिर्फ गाइडी मोपासा के बारे में बात था। चैप्टर के अंदर जब हम आए हैं तो जगह मिला है गोदरवी, और गोदरवी के अंदर का बात कहा जाए तो साप्ताहिक हाट में लोग जा रहे हैं। फिलहाल आपके काम का यही था, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम ऐसे पढ़ के समझा रहे हैं तो ताकि आपको लगे कि हाँ सही चीज हो रहा है। कभी कभी मन में डाउट बड़ी चलता है, ऐसे हम कर रहे हैं इसलिए कि आज आपको पूरा क्लियर हो। कल जब हम करेंगे या जितना पे भी रोकेंगे तो पूरा पढ़ के लाइन वाइज नहीं देंगे, आपको ये भले भेज देंगे। कुछ लोग किताब खरीदने का पैसा नहीं रहता, देखिए अगर किताब नहीं खरीद पाता है, कुछ लोग मोबाइल का रिचार्ज करवा लेता है। यहाँ पे एडमिशन नहीं लेने वाले कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे 1 महीना 300 का मान लीजिए फी है, नहीं आया है लोग तो रिचार्ज करवाएगा। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जब हम कल समझाएंगे तो इतना टाइम नहीं लेंगे, हम बस इसी तरह से लाइन वाइज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, बोल देंगे, समझा देंगे चैप्टर, और चैप्टर को समाप्त माना जाएगा। आज हम लाइन से चल रहे हैं कि आपके मन का सारा वहम दूर हो जाए, या इसी से चलेंगे, हम इसी तरह से चलेंगे। फिर से देखते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी पे वापस आते हैं। यहीं पे था, देखिए कह रहा है कि गोदरवीर के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान, देखिए इंसान कैसे लिखा है, इसका मतलब नहीं गलती लिखा है। इंसान और जानवर इस भीड़ में मिले थे। अच्छा ये बताइए, इंसान और जानवर कैसे मिला था, कोई तर्क देगा? इंसान के साथ साथ जानवर भी भीड़ में था, क्योंकि शुरुआत में ही मिला था कि जितने भी पुरुष है गाय बछड़ों को लेके जा रहे हैं, और महिलाओं के टोकरी में भी जो है मुर्गे मुर्गियां बतख सब है, तो केवल इंसान नहीं है, वहाँ पे जानवर भी। जानवरों के सींग अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां और महिलाओं के साथ दूर से ही नजर आ रहे थे। ये सब दूर से नजर आ रहा था। इसके बाद देखिए हम आ रहे हैं, यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था। कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्ठास गूंज रही थी, या अट्ठास गूंजते, या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रंभाना सुनाई देता था। अब देखिए रंभाना क्या होता है आप नहीं जानते हैं। गाय जो साउंड निकालती है उसको रंभाना कहेंगे। मान लीजिए ग्रामर में पूछ दे गाय का साउंड क्या होता है, गुर्राना होता है या गरजना होता है कि रंभाना होता है, तो आप यहाँ से कैच भी कर सकते हैं। गाय का जो साउंड होता है उसको हम रंभाना कहेंगे। फिर आगे आते हैं हम, इन सब से अस्तबल मवेशियों और गोबर भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। किसान है, घर का है, गांव का है, तो स्मेल भी ऐसा ही आ रहा था। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी, जिससे किसान भली भांति परिचित थे, और किसान क्योंकि वही काम करते हैं तो वे परिचित हैं। ये सब माहौल बताया गया कि गांव का माहौल है, प्राचीन जमाने का समय है। कहानी का मेन पात्र अब नीचे है, जो कि आपको बढ़िया से नाम याद रखना है, ओसे कम। और कहाँ का था, तो ग्रोथ, ग्रोथ जगह है। और जितने भी वहाँ पे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं दोस्त मित्र पार्टनर जो भी बोलते हैं, यहाँ पे मैत्र बोला जाता है फ्रांस में, या बोला जाता था। तो कहा जा रहा है कि ब्रोथ का जो मैत्र है वो कम, उससे कम अभी अभी ही गोदरविल पहुंचा था। गोदरविल जहाँ से जाना था साप्ताहिक हाट में, ब्रोथ का मैत्र होसे कम पहुंचा था। और यही कहानी का मेन चरित्र होगा, आपको बाद में पता चलेगा। कहानी इसी पे आधारित है, होसे कम पे आधारित है। पूछ सकता है कि होसे कम कहाँ का था, तो ब्रोथ का था, और वो गोदरविल पहुंचा है। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। ओसे कम का नजर गया जमीन पे एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, उसी पर।
एक सच्चे नॉर्मन की तरह होसे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेनी चाहिए। उसका विचारधारा था कि कौनो काम लायक चीज दिख जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उठा लेना चाहिए। जैसे नीचे कलम गिरा है, उठा के रखना। इनका यह मानना था होसे कम का। फिर से देख लीजिए, एक सच्चे नॉर्मन की तरह होसे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेनी चाहिए। ये बात क्लियर है। इसके बाद आ रहा है जोड़े के दर्द से। उसको कौन सा बीमारी था पूछ सकता है। जोड़े के दर्द से पीड़ित होसे कम बड़े मुश्किल से नीचे झुका और रस्सी के टुकड़े को उठा लिया। वह बड़ी सावधानी से रस्सी की उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नजर मैत्र मलांदे पर पड़ी। ये सब बात जो है सुनने के साथ साथ याद भी रखना है। क्रोध सॉरी एक जगह है जिसका आदमी है होसे कम, क्रोध का रहने वाला होसे कम। वो गोदरविल पहुंचा है जहाँ से लोग जा रहे थे साप्ताहिक हाट की तरफ। वहां पे उसको जमीन पे रस्सी का टुकड़ा दिखता है। रस्सी के टुकड़े को उठा लेता है। उसका विचारधारा है कि जो काम का चीज है उसको उठाने में कोई सर नहीं है, उठा लेता है। लेकिन उठाते उठाते लपेटते लपेटते उसका नजर चला जाता है उसी के एक दोस्त पे, जिसका नाम क्या है जी, मलांदे। तो होसे कम के बाद एक नया नाम आया आपके लिए, मलांदे। मलांदे का पढ़ा जो अपने घर की डेहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलांदे उसी को देख रहा था, इसका जमीन में से उठा रहा है। मलांदे को उसका नजर था। मलांदे क्या करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले बार यही पूछा था। मलांदे घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। क्वेश्चन था कि घोड़े के काठी बनाने का काम किनका था, तो मलांदे का। घोड़े के काठी बनाने का काम मलांदे का था। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था। उनमें माने किनमें जी, मलांदे और होसे में विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दोनों खराब थे। यही कारण है कि उनके रिश्ते खराब थे। अगर पूछा जाए किस कारण से होसे कम और मलांदे के बीच का संबंध खराब था, किस कारण से, घोड़े के जीन को लेकर विवाद हुआ था। घोड़े के एक जीन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और होसे कम मलांदे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिर आते हैं हम, दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे। माने दोनों वही था, नहीं भूलने वाला था, लंबा दुश्मनी करने वाला था। होसे कम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देख लिया है। भाई उठा के तो रख लिया था, लेकिन देख कि अरे हमारे पार्टनरवा देख रहे, वो कौन पार्टनर जैसे झगड़ा किए हैं, उठाओ अपनी रस्सी के टुकड़ा। तो उसको इंसल्ट फील हुआ, होसे कम को इंसल्ट फील हुआ, क्योंकि उसने देखा कि हम रस्सी का टुकड़ा उठा रहे हैं तो मलांदे भी हमको देख रहा है। रस्सी का टुकड़ा उठाने से शर्म नहीं था, मलांदे देख रहा है, कि बात से उसको शर्म था, तू काहे देख रहा है। फिर आगे आते हैं हम, उसने देख लिया था, यही बात है। आगे बढ़ रहे हैं। होसे कम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से अपने कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया। उसे कहाँ रख लिया रस्सी का टुकड़ा, पतलून की जेब में रख लिया और यह दिखाया जैसे कि वह अब भी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। मतलब उठा के रख लिया, फिर एक्टिंग कर रही कुछ अभी ढूंढते बनी, मिला नहीं थे, सिंपल बात है कभी मिला नहीं है। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ न मिला हो और गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल दिया। मतलब देखा कि जब उसका पुराना मित्र जो अभी दुश्मन बन गया है मलांदे देख रहा है, तो जल्दी से रस्सी का टुकड़ा पतलून में रख लिया और फिर से एक्टिंग किया कि कुछ खोज रहा है, मान लीजिए पैसा या कुछ भी, और नहीं मिला, इस कारण से वो बाजार में चला गया। ऐसा एक्टिंग करता है। फिर आगे आते हैं, वह जल्द ही धीरे धीरे सड़क रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया। भीड़ का सब गायब हो गया। जो खरीद फरोख्त जब घंटों चलने वाली मूल तोल में व्यस्त थी। बाजार ऐसा जो कि खरीद फरोख्त हो रहा था, उसमें सामान बेचा रहा था, घंटों मोल माल होगा, उसी में लोग व्यस्त हैं। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए। उनके दिमाग में एक ही बात था कि हम ठगा ना जाए, इसलिए क्या करते थे, पहले दुकान पे जाएंगे, कितना के बाद पूछते थे, फिर अपना महीना और फिर चल देते थे, फिर वापस आते थे।
मतलब मोल जोल जिसको कहते हैं वही हो रहा था। वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता और वे भांपने की कोशिश करते कि उन्हें ठगने के लिए वह कोई नई तरकीब आजमा रहा है या नहीं। मतलब उनके दिमाग में था कि हम आपको दुकानदार ठग लेगा कि नहीं ठगेगा, इसलिए मोल जोल कर रहे थे, बार बार मोल जोल कर रहे थे। बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर फूल तक एक एक चीज परखी जा रही थी। जो जानवर था उसको बढ़िया से चेक किया जा रहा था। कह रहा है कि कान से लेकर फूल तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बढ़िया से चेक किया जाता है कि जानवर सही है कि नहीं, तब खरीदा जा रहा था। अभी तक जो देखे आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं कहानी को। देखिए हम लोग ये सुने, क्या है बात हो जा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, इस आदत को सुधारिए आप लोग। गोदरविल एक जगह है जहाँ साप्ताहिक हाट पे लोग जा रहे हैं। ये बात है कि साप्ताहिक हाट पे लोग जा रहे हैं और इन लोगों में जो मेन है जिसके पास पूरा कहानी है उसका नाम है ओसे कम। ओसे कम जो है ब्रोच का है। ओसे कम ब्रोच का रहने वाला है। वो जाते हुए देख रहा है जमीन पर एक रस्सी का टुकड़ा गिरा हुआ है जिसको कि वो उठा रहा है। उठाते हुए उसको मलांदे देख लेता है। मलांदे जिसका व्यवसाय है, किस चीज का व्यवसाय है, घोड़े के काठी का बनाने का काम करता है। मोसेकम और मलांदे के बीच में विवाद है और विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है घोड़े का जीव। इस कारण से वह उठाने के बाद भी रस्सी को ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसको कुछ मिला नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं मिला है, उस तरह का बिहेव करता है। तो आपके पास कहानी में कुछ यही सीख मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। इतना पढ़े हैं बस दिमाग में सेट होने के लिए, ऑब्जेक्टिव के भाव से यही मिला है। फिर हम आगे बढ़ जा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्या ऐसे अभी बता दें, समय लग जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए आगे, सारा चीज़ हमको नहीं सबसे ये तो घोड़े का काफी जल्दी नहीं होता है। कहने का अर्थ है, अभी पिछली बात को जानने के लिए या तो टमटम वाले को मिलना पड़ेगा या तो यूट्यूब में देखना पड़ेगा। सच्चाई है कि हम नहीं जानते हैं। घोड़े का काठी कुछ हो रहा है, घोड़े का जीभ कुछ होगा, ये जैसे बताया नीचे वाला जो पैर में लगाता है वो नाल जो होता है जिसको घर पे देखेगा द्वार पे टांगा जाता है, हो सकता है यही है। तो इसी चीज को लेकर विवाद हो गया था उन दोनों के बीच में, मलांदे और होसे कम के बीच में। थोड़ा सा और एक पैराग्राफ हम देखेंगे, कल इसको आपको बढ़िया से समाप्त कर दिया जाएगा स्पॉट में। क्लास डेट के बाद बिल्कुल छोड़ा जाएगा, अब ज़्यादा समय आपसे नहीं लिया जाएगा। इस पैराग्राफ को देखिए, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। कहानी जो प्रतिपूर्ति पढ़ रहे हैं, प्रतिपूर्ति में रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मुफासा का। इतना देर में भूल गए थे कहाँ के थे, याद है। चलिए, तो उसमें जो गोदरविल है उसके अंदर देखिए क्या लिखा है, औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रख कर बैठ गई और उनसे बतखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है, टोकरी में काहे ले गई थी सब चीज को बेचने के लिए। उस साप्ताहिक हाट में बेचने के लिए मुर्गे मुर्गियां बतख सब रखी थी। और महिलाओं के बारे में बता रहा है कि वो लोग उसको निकाल कर बैठ गई थी बेचने के लिए। वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और ना नुकुर करने के लिए ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती थी। मतलब ग्राहक आए, मोल भाव कर रहे हैं, इतना में दीजिए इतना में दीजिए, ना नुकुर के बाद थोड़ा सा अपना रेट कम कर देती थी। जब सौदा नहीं पटता और जहाँ धीमे कदमों से जाने लगता
सुबह अचानक आवाज देकर उन्हें बुलाती। ठीक है मैत्र आर्थिन, मैत्र आर्थिन, आर्थिन किसको बोला गया है? ग्राहकों को, याद रखिएगा। आर्थिन, ठीक है मैत्र आर्थिन। अब बुलाया जाएगा तो क्या कह के बुलाया जाएगा? तो आर्थिन कह के बुलाया जाता था। ग्राहकों से महिलाएं मोल भाव करती थी और मोल भाव करने के बाद ग्राहकों को गिराने के लिए किस शब्द का यूज करती थी? तो आर्थिन का। इतने में ही ले लीजिए, मतलब जितना दाम फिक्स किया है उतना में ही ले लीजिए। धीरे धीरे चौराहों से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बचे खुचे लोग दुकानों में चले गए। मतलब दोपहर में प्रार्थना होता था, उसका घंटी बजता था। उस समय तक बाजार लगा। दोपहर में रेस्ट के लिए घंटा, खाना खाने के लिए, जो कुछ के लिए चाहिए रेस्ट लिया गया था। सब अब जाएगा जाके भोजनालय में। देखिए आगे लिखा है, जुड़दे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था। चला गया सब कुछ खाने के लिए। मतलब शाम तक बेचेगा, शाम में घर जाएगा और शाम तक में कहानी भी समाप्त हो जाएगा। तो यहीं तक हम रोकेंगे आज। आप लोग का क्लास हुआ तो एक बार रिपीट करके, इसमें बोलना आपको ज़्यादा है, हमको बस पूछना है। तो बोलने का काम कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको ये बताना है, प्रतिपूर्ति का जो पाठ आज शुरू किया उसका नाम क्या है? रस्सी का टुकड़ा पाठ है, जिसके लेखक है गाइडी मोपासा। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनका मृत्यु कब हुआ है? 1893 और जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद इस कहानी के मेन पात्र कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? जल्दी आने लगा। कहानी के मेन पात्र जो हैं ग्रोथ के हैं। ग्रोथ, ग्रोथ के हैं। इनका नाम क्या है? होसे कम, होसे कम। देखिए एनर्जी डाउन हो गया। फिर से सुनिए, ग्रोथ के निवासी होसे कम। ध्यान में डाल लीजिए। ये जा रहे हैं गोदरविल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गोदरविल में साप्ताहिक हाट लगा है। हाट मतलब बाजार लगा है। वो गोदरविल के नहीं थे, वो थे ब्रोथ के। ब्रोथ के होते कम, जो कि गोदरविल गए हैं साप्ताहिक हाट में। और जाने के क्रम में उनको जमीन पर क्या मिला है? रस्सी का टुकड़ा, जिसको उठाते समय किसने देखा? मलांदे। मलांदे उनका पुराना मित्र, जो कि अब बन गया है दुश्मन। क्यों बन गया है जी? घोड़े के जीन को लेकर। और मलांदे का काम क्या था? घोड़े का काठी बनाता था। मलांदे का काम था घोड़े के काठी बनाने का, और इस बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बताया गया है दोपहर में सब कोई चले गए भोजनालय में। किसके भोजनालय में? सबसे अंतिम में मिला है जुड़दा, जुड़दे के भोजनालय में चला गया है लोग। एक कल फिर से रिपीट होगा। और महिलाएं ग्राहकों को किस नाम से बुलाती थी? आर्थिन, आर्थिन। आज बस इतना जाने। कल हम इस चैप्टर को समाप्त करके आगे जाएंगे। आज जा सकते हैं आप लोग।